हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का कोड टू सब एकेडमी चैनल पे। आज हम लोग जो चैप्टर शुरू करने वाले हैं उसका नाम है पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स चैप्टर जो है ये अभी हम लोग सीबीएसई क्लास 10 के लिए स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें जो है हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कि पॉलिनोमियल होता क्या है। तो क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9 में हम लोग पॉलिनोमियल्स का एक इंट्रोडक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। पॉलिनोमियल्स आया किससे है? एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन से। और अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है? एक ऐसा स्टेटमेंट जिसमें हमारा क्या हो, वेरिएबल्स हो। हमारा वेरिएबल्स हो, जैसे मान लेते हैं एक्स है, वाई है, जेड है, कुछ भी है ना। तो हमारा वेरिएबल हो और साथ ही साथ कुछ कांस्टेंट हो और बीच में कुछ ऑपरेशन हो, जैसे कि प्लस हो, माइनस हो। तो इस तरीके के एक्सप्रेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। अब क्या है, हम लोग जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्लास 7 8 में पढ़े उसमें हमको पता चला कि इस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के पास टर्म्स होते हैं, है ना। तो हमको क्या पता चला कि अगर मेरे पास एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, लेट अस सपोज कि मेरे पास एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है 2x का पावर 3 प्लस 5x प्लस 6। ठीक है, तो ये जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसके पास तीन टर्म है ना। इसके पास कितने टर्म है? तीन टर्म है। तो ओवरऑल हम लोग ये पहले क्लासेस में पढ़े हैं कि अगर कोई अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है जिसके पास सिर्फ और सिर्फ एक टर्म है तो उसको हम लोग मोनोमियल बोलते हैं, है ना। अगर दो टर्म है तो उसको हम लोग बाइनोमियल बोलते हैं। अगर तीन टर्म है तो उसको हम लोग ट्राइनोमियल बोलते हैं। चार टर्म होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग क्वाड्रिनोमियल बोलते हैं। और इस तरीके से जब बहुत सारे टर्म्स आ जाते हैं तो बहुत सारे टर्म्स वाले अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल, है ना। बहुत सारे टर्म्स वाले अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। अब ये जो पॉलिनोमियल्स होते हैं इसका रूप कुछ होता होगा, है ना। इसका कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर होता होगा। तो उस स्ट्रक्चर को आज हम लोग समझेंगे। तो हमारा जो पॉलिनोमियल होता है वो इस तरीके का अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होता है। ये किस तरीके का होता है? ए एन एक्स टू द पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स टू द पावर एन माइनस टू प्लस डॉट 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 कंटिन्यूड अप टू ए वन एक्स प्लस ए नॉट। ठीक है, ये तब तक कंटिन्यू चलते रहता है जब तक हमारा लास्ट में एक कांस्टेंट टर्म ना आ जाए। समझ में आ रहा है? हमारा ये जो ए नॉट है ये क्या है? ये एक कांस्टेंट टर्म है। तो हम लोग को ध्यान देना है कि जो भी मेरा पॉलिनोमियल है उसका x के पावर में मैक्सिमम क्या होगा? n होगा। n का मतलब क्या है कि ये जो पॉलिनोमियल है ये ओवरऑल n डिग्री का है। डिग्री के बारे में हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल बस इतना समझिए कि ये जो पॉलिनोमियल है उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए एन एक्स टू दी पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स टू दी पावर एन माइनस टू। इस तरीके से कंटिन्यूड अप टू सो ऑन। लास्ट में हमारा क्या आएगा? एक कांस्टेंट टर्म आएगा। इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि हमारा x का पावर जो है, पहले वाले में x का पावर n है, दूसरे वाले में x का पावर n माइनस वन है, फिर x का पावर n माइनस टू है। इस तरीके से घट रहा है x का पावर, है ना। जैसे जैसे टर्म्स बढ़ रहे हैं x का पावर घट रहा है। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब ध्यान से देखते हैं, ये जो ए एन एक्स टू दी पावर एन है ये हमारा पहला टर्म हुआ, है ना। दूसरा टर्म क्या होगा? ए एन माइनस वन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन। तीसरा ए एन माइनस टू एक्स टू दी पावर एन माइनस टू। इस तरीके से ये सारे टर्म्स होंगे। अच्छा, हम लोग अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जब पढ़े थे तो हम लोग ये भी पढ़े थे कि ये जो वेरिएबल है, वेरिएबल के साथ हमारा कोफिशिएंट भी होता है टर्म में, है ना। तो वो जो कोफिशिएंट है, अगर x टू दी पावर n पे बात करें तो हमारा ए एन कोफिशिएंट है ना। अगर हम x टू दी पावर n माइनस वन के बारे में बात करें तो ए एन माइनस वन कोफिशिएंट है। इस तरीके से ये सब जो है हमारे कोफिशिएंट्स है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो हम लोग ए नॉट तक देख रहे हैं, ए एन माइनस वन, ए एन माइनस टू, ए वन, ए नॉट, ये सब क्या है? कोफिशिएंट्स है इस पॉलिनोमियल का। ठीक है, और एक चीज हम लोग को ध्यान में रखना है कि ये जो n हम लोग देख रहे हैं ये n कैसा होना चाहिए? ये n हमारा पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। ये n कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर। अब ध्यान से देखिएगा,
n पॉजिटिव इंटीजर हो तो क्या लिख सकते हैं, जैसे अगर हम लोग लिखे 2x का पावर 3 प्लस 3x प्लस 5। देखिए इसमें हम क्या कर रहे हैं, 3 के बाद अगर मान लेते हैं यहाँ पे 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, इस तरीके का हम एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन लेकर के आते हैं। तो ये एक पॉलिनोमियल हुआ, है ना, ये एक पॉलिनोमियल हुआ। अब इस पॉलिनोमियल में हम लोग क्या देख रहे हैं, x के पावर में हम लोग क्या किए, पॉजिटिव टर्म्स डाल रहे हैं ना। हमारा जो n है वो n कैसा है, पॉजिटिव है ना। हम लोग n कैसा ले रहे हैं, पॉजिटिव इंटीजर ले रहे हैं। वही n के जगह में मैं ऐसा कर देते हैं 2 इंटू एक्स का पावर 3/2 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। तो क्या हो जाता, हम इसको इस एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन को कभी भी पॉलिनोमियल नहीं बोल पाते। ऑल्दो इसके पास बहुत सारे टर्म्स है, लेकिन इसको कभी भी हम पॉलिनोमियल नहीं बोल पाते। ठीक है, तो पॉलिनोमियल के लिए हम लोग को क्या ध्यान में रखना होगा कि हमारा जो भी एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है उसमें जो n है वो n कैसा है, पॉजिटिव इंटीजर हो। ठीक है, हमारा n कैसा हो, पॉजिटिव इंटीजर हो। और साथ ही साथ हम लोग को दो चीज और ध्यान में रखना है कि हमारा x के पावर में जो n है वो n किस तरीके का नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहला बोला कि वो नेगेटिव पावर का नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ऐसा ना हो कि x के पावर में -2 हो किसी भी टर्म में। ठीक है, ऐसा नहीं कि फर्स्ट टर्म में हम बात करें, किसी भी टर्म में अगर हमको ऐसे दे दे, मान लेते हैं x³ प्लस 3/x² प्लस 7x प्लस 5 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये एक पॉलिनोमियल हो सकता था, लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर हम इसको रीअरेंज करें तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं x³ प्लस 3x के पावर में -2 प्लस 7x प्लस 5, है ना। तो हमारा एक टर्म ऐसा है जिसमें x का पावर जो है वो कैसा है, नेगेटिव है। और हम लोग को पॉलिनोमियल का डेफिनेशन क्या बोलता है कि ये जो n है ये पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, और इस n के कारण बना हुआ चीज जो है वो मेरा नेगेटिव इंटीजर क्रिएट कर रहा है। इस कारण से ये कभी भी पॉलिनोमियल नहीं हो पाएगा। तो हम लोग को ध्यान रखना है कि जो हमारा पावर है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए या फिर रैशनल नंबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, दो चीज हम लोग को ध्यान रखना है कि हमारा पावर कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए और साथ ही साथ कभी भी रैशनल नंबर नहीं होना चाहिए। अगर वो हमारा पॉजिटिव इंटीजर है तो हम लोग इजीली बोल सकते हैं कि ये जो एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है ये एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, समझ में आ रहा है, एकदम बेसिक तरीके से समझना है। तो अभी तक हम लोग क्या क्या सीखे, अभी तक हम लोग सीखे कि कोई भी एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है उसको हम लोग पॉलिनोमियल तभी बोल सकते हैं जब हमारा वो इस फॉर्म में लिखा हुआ हो, n हमारा पॉजिटिव इंटीजर हो। ठीक है, समझ में आ रहा है, बस इतना हम लोग को ध्यान में रखना है। अब जो है एग्जाम्पल में हम लोग को दिया हुआ है कि हम लोग को पहचानना है कि ये जो है एक पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो हम लोग को अलजेब्राइक एक्सप्रेशन दिया है 2x का पावर 2 माइनस 3 रूट एक्स प्लस 5। रूट एक्स का मतलब क्या हो गया, x का पावर 1/2, है ना, मतलब x के पावर में एक रैशनल नंबर आ रहा है। अब यहाँ पे x के पावर में एक रैशनल नंबर या फिर फ्रैक्शन आ रहा है, इस कारण से हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये हमारा क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है। समझ में आ रहा है। अच्छा, अगर हम इस पे देखें 2x³ माइनस 5x प्लस 7, तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, हमारा x जो है नीचे में है ना, मतलब x का पावर नेगेटिव हो जाएगा, ये अगर ऊपर जाएगा x का पावर -1 हो जाएगा, तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। एग्जाम्पल में हम लोग इस तरीके से समझ सकते हैं। चलिए, तो अब तक हम लोग ये भी सीख लिए कि कैसे हम पहचानेंगे कि कोई भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हमारा पॉलिनोमियल है कि नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल में। डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है, तो बोला क्या कि ये मेरे पास मान लेते हैं कि एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, ठीक है, और ये पॉलिनोमियल के फॉर्म में है क्योंकि हमारा n कैसा है, पॉजिटिव है ना, n पॉजिटिव इंटीजर है। तो ये जो पॉलिनोमियल है इस पे हम लोग को ध्यान देना है कि हमारा जो वेरिएबल का हाईएस्ट एक्सपोनेंट है
जैसे यहाँ पे y के पावर में 2 हमारा हाईएस्ट है ना, तो यही जो है वो क्या होता है, डिग्री कहलाता है। तो ये 2 ही हमारा क्या होगा, डिग्री कहलाएगा। समझ में आ रहा है, वेरिएबल के पावर में हाईएस्ट एक्सपोनेंट, ठीक है, समझ में आ रहा है, वेरिएबल के पावर में हाईएस्ट एक्सपोनेंट जो होता है वही हमारा डिग्री कहलाता है। तो ओवरऑल हमको क्या समझ में आया, यहाँ पे x के पावर में 1 है, तो हम लोग बोले कि इसका जो है इस fx इज इक्वल टू 3x माइनस 2/3 के पास जो है, जो ये जो पॉलिनोमियल है इसका डिग्री 1 है, ठीक है। और 3y² माइनस 6y प्लस 8 में y का पावर जो है 2 है, तो इस कारण से हम लोग ये बोले कि इसका डिग्री 2 होगा। समझ में आ रहा है। और इसमें अगर हम लोग ध्यान दे तो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर जो है हमारा 3 है, इस कारण से हम लोग ये बोले कि ये जो हमारा पॉलिनोमियल है इसका डिग्री 3 होगा। समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो हमको ये पता चल गया कि हमारे पास ये जो पॉलिनोमियल था, ये पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होगा, n होगा, क्योंकि x का हाईएस्ट पावर n है। क्लियर है। चलिए अब हम लोग को पढ़ना है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में सबसे पहले जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है, 0 होता है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री 0 होता है। मान लेते हैं कि हम एक ऐसा पॉलिनोमियल ले रहे हैं fx इज इक्वल टू 3x के पावर में 0। हम लोग जानते हैं एनीथिंग टू द पावर 0 क्या होता है, 1। तो ये 3 इंटू 1 हुआ, मतलब fx इज इक्वल टू 3 हुआ। मतलब कोई भी एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट टर्म हो या फिर उसका डिग्री 0 हो, तो हम लोग उस तरीके के एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन को क्या बोलेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलेंगे। उस तरीके के एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन को कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलेंगे। क्लियर है, समझ में आ रहा है। अच्छा, तो हम लोग यहाँ पे fx इज इक्वल टू 3 को क्या बोले कि इसके पास डिग्री 0 है, इस कारण से ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। अच्छा, फिर आता है लीनियर पॉलिनोमियल का बात। लीनियर पॉलिनोमियल क्या कहता है कि अगर मेरे पास कोई एक पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री 1 है, अगर मेरे पास कोई एक पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री 1 है, तो हम लोग वैसे पॉलिनोमियल को लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। यहाँ पे y का पावर क्या है, 1 है, मतलब मैक्सिमम पावर जो है इस वेरिएबल के पास 1 है, इस कारण से ये लीनियर हुआ, और लीनियर होने के कारण इसके पास डिग्री 1 हुआ। तो जिसका भी डिग्री 1 होगा, जिस भी पॉलिनोमियल का डिग्री 1 होगा, उसको हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। क्लियर है, समझ में आ रहा है। अच्छा, फिर बात आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है ऐसा पॉलिनोमियल होता है जिसका डिग्री 2 हो, है ना। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल होता है जिसका डिग्री 2 हो। अब ध्यान से देखिए, डिग्री 2 होने का मतलब इस तरीके का एक्सप्रेशन, है ना। डिग्री 2 होने का मतलब इस तरीके का एक्सप्रेशन। अब इस तरीके के एक्सप्रेशन में अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हम लोग इजीली बोल सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्यों, क्योंकि इसका डिग्री 2 है ना। क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि इसका डिग्री 2 है। चलिए अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो है क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल में ध्यान से समझिए क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल में हमारा जो भी वेरिएबल है उसका हाईएस्ट एक्सपोनेंट का पावर जो होगा, या फिर हमारा हाईएस्ट एक्सपोनेंट जो होगा वो कितना होगा, 3 होगा। क्योंकि अगर हाईएस्ट एक्सपोनेंट 3 है वेरिएबल पे, तो वो जो है डिग्री 3 देगा, और डिग्री 3 मिल रहा है किसी भी पॉलिनोमियल पे, तो वो कैसा पॉलिनोमियल होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। समझ में आ रहा है, क्लियर है। चलिए फिर बात आता है चौथा पॉलिनोमियल का, जिसको हम लोग बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो इसमें भी सेम फंडा है कि अगर मेरा डिग्री 4 है तो ऐसा पॉलिनोमियल कैसा होगा, हमारा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम लोग क्वार्टिक पॉलिनोमियल भी बोलते हैं। ठीक है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम लोग क्वार्टिक पॉलिनोमियल भी बोलते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें हमारा कोफिशिएंट जो है वो रैशनल नंबर के टर्म्स में लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे मान लेते 1/2 लिख देते, या फिर √3/2 लिख देते, या फिर 1/√2 लिख देते, तो हमारा कोफिशिएंट को हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन x के पावर में कभी भी रैशनल नंबर
नहीं आना चाहिए, या फिर फ्रैक्शन नहीं आना चाहिए, या फिर नेगेटिव इंटीजर्स नहीं आना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए, तो हम लोग अभी तक ये पढ़ लिए कि हमारे पास पॉलिनोमियल का डेफिनेशन क्या है ना। पॉलिनोमियल के डेफिनेशन के बारे में हम लोग पढ़ लिए, पॉलिनोमियल का टाइप हम लोग पढ़ लिए, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हम लोग पढ़ लिए, है ना। अब जो है हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ेंगे। रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल को हम लोग जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल भी बोलते हैं। जीरो का मतलब क्या होता है समझिए, जीरो का मतलब यही है, सिंपल सा बात समझिएगा कि मान लेते हैं मेरे पास एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है एक्स प्लस बी, तो ये मेरा पॉलिनोमियल है, इसको हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। ये जो लीनियर पॉलिनोमियल है, इसमें x का क्या वैल्यू डाले कि ओवरऑल ये पूरा का पूरा वैल्यू जीरो हो जाए। समझ रहे? अगर हम x का वैल्यू माइनस बी बाई ए डाल दे, अगर हम x का वैल्यू माइनस बी बाई ए डाल दे, तो होगा क्या, ये a और a कट जाएगा, तो माइनस बी प्लस बी हमको क्या दे देगा, जीरो दे देगा, है ना। तो हम लोग इसके बारे में हम लोग जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल के बारे में क्लास 9 में भी पढ़े हैं, है ना। तो ओवरऑल यही सीधा सा बात हम लोग को बोलता है कि हम लोग को x का कुछ ऐसा वैल्यू पुट करना है कि उसके कारण हमारा पूरा का पूरा जो भी पॉलिनोमियल है उसका वैल्यू जीरो आ जाए। तो उस नंबर को या फिर उस वैल्यू को, उस x के वैल्यू को हम लोग क्या बोलेंगे, जीरो, या तो फिर रूट ऑफ दैट पॉलिनोमियल। समझ में आ रहा है? तो अगर इसको डेफिनेशन वाइज हमको बताना हो तो हम लोग बोलेंगे कि अ रियल नंबर अल्फा इज सेड टू बी द जीरो और रूट ऑफ अ पॉलिनोमियल इफ एफ ऑफ अल्फा इज इक्वल टू जीरो। मतलब एक्स के जगह पे अगर हम अल्फा रखे पूरे के पूरे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में, तो होगा क्या, वो जीरो दे देना चाहिए। अगर हमको जीरो मिल जा रहा है, इसका मतलब वो अल्फा मेरा क्या है, जीरो है उस पॉलिनोमियल का, या तो फिर रूट है उस पॉलिनोमियल का। क्लियर है? समझ में आ रहा है? अब इस पे एक चीज हम लोग को ध्यान देना है कि कोई भी पॉलिनोमियल है, मान लेते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल है, मान लेते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, या कोई भी पॉलिनोमियल है, उसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस जो है उसके डिग्री के बराबर होंगे। समझिएगा कि एक मान लेते हैं कि एक डिग्री 4 का पॉलिनोमियल है, तो ज्यादा से ज्यादा उसके पास 4 ही रूट्स हो सकते हैं या फिर 4 ही जीरोस हो सकते हैं। समझ में आ रहा है? कैसे? अब होगा क्या, बहुत बार हम लोग जब रूट्स निकालेंगे तो हो सकता है हम लोग को पहला रूट मिल जाए, दूसरा रूट मिल जाए, तीसरा रूट मिल जाए, चौथा रूट ना मिले। ठीक है, तो चौथा रूट नाम नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि चौथा रूट मिलेगा नहीं। चौथा रूट जो है हो सकता है कि वो इमेजिनरी रूट हो, जिसके बारे में हम लोगों को क्लास 11 में पढ़ना है। इमेजिनरी नंबर्स के बारे में हम लोगों को क्लास 11 में पढ़ना है। ठीक है, तो होगा क्या कि कोई भी हमारा डिग्री का हमारा एक पॉलिनोमियल है, उसके पास एग्जैक्टली उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होते हैं जितना उसका डिग्री हो। अगर मेरा पॉलिनोमियल n डिग्री का है तो उसके पास एग्जैक्टली n जीरो होगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। जीरोस में ZEROS होगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, अगर मेरे पास पॉलिनोमियल n डिग्री का है तो उसके पास मैक्सिमम n नंबर ऑफ जीरोस ही हो सकते हैं, और वो जीरोस में कुछ जीरोस रियल हो सकते हैं, कुछ इमेजिनरी हो सकते हैं। क्लियर है? समझ में आ रहा है? चलिए, तो अगर हम लोग बोले इस लीनियर पॉलिनोमियल fx इज इक्वल टू ax प्लस बी के बारे में, तो ऑब्वियस सा बात है कि माइनस बी बाई ए जो है क्या करेगा, इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को जीरो कर देगा, है ना। अभी जस्ट हम लोग देखे थे, तो अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए जो है, यही मेरा क्या होगा, रूट होगा या फिर जीरो होगा इस लीनियर पॉलिनोमियल का, है ना। अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए रूट होगा या तो फिर जीरो होगा इस पॉलिनोमियल का। अब ध्यान से समझिए, ये जो पॉलिनोमियल है इसको अगर हम कोरिलेट करें, इसका रिलेशनशिप निकाले हम जीरोस का और इसके कोफिशिएंट्स का, मतलब कोफिशिएंट मतलब क्या हो गया, ये ए
और ये b, है ना। तो हमको क्या पता चला कि ये जो 0 है अल्फा वो माइनस बी बाई ए के बराबर है। ये रिलेशन हम देखे। अब ये माइनस बी बाई ए, ये b क्या है, b हमारा है कांस्टेंट टर्म, है ना, इस पॉलिनोमियल का कांस्टेंट टर्म, होल डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x हमारा क्या है, a है, और साथ ही साथ माइनस है ना। तो जब भी हम लोग को इसका रिलेशन क्रिएट करना होगा तो रूट में हम लोग क्या बोलेंगे, देखिए रूट के लिए हम लोग किस तरीके से सोचेंगे। सबसे पहले बात आता है सम ऑफ द जीरोस का, ठीक है। तो इसके पास तो सिर्फ और सिर्फ एक ही जीरो है, इसलिए सम ऑफ द जीरोस हम लोग नहीं बोल सकते, मतलब ओवरऑल जो भी जीरो है वो एक ही आएगा। तो सम ऑफ द जीरोस के बारे में जब भी बात आता है तो हम लोग क्या करते हैं, जो भी पॉलिनोमियल है, चाहे वो 1 डिग्री का हो, चाहे वो 2 डिग्री का हो, चाहे वो 3 डिग्री का हो, उससे 1 डिग्री कम करके जो है जो टर्म होता है उसको हम लोग लिख देते हैं। तो यहाँ पे हमारा पॉलिनोमियल कैसा था, लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल में अगर हम 1 डिग्री घटा दे तो होगा क्या, हमारा कांस्टेंट टर्म बचेगा। तो ऑब्वियस सा बात है यहाँ पे हमारा नंबरेटर में क्या आएगा, कांस्टेंट टर्म आएगा इस केस में। समझ में आ रहा है। अगर मान लेते हैं मेरे पास 2 डिग्री पॉलिनोमियल होता, अगर मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता, इस तरीके का पॉलिनोमियल होता, तो हमारा सम ऑफ द रूट्स, मान लेते हैं ये 2 डिग्री का इक्वेशन है तो 2 रूट्स होंगे अल्फा और बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ, ये 2 डिग्री का है तो इसका मतलब हमको 1 डिग्री कम कर देना, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स लिखेंगे, होल डिवाइडेड बाय ये जितना भी डिग्री का इक्वेशन है उससे डिवाइड करेंगे उसके कोफिशिएंट से, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। समझ में आ रहा है। अगर हमको सम ऑफ द रूट चाहिए, इसका तो सिर्फ एक ही रूट है, इस कारण से अल्फा ही रहा, तो ये अल्फा जो है वो क्या हो गया, जो भी हमारा पॉलिनोमियल है 1 डिग्री का पॉलिनोमियल था उससे अगर हम 1 डिग्री घटा दे तो हमको क्या मिलेगा, कांस्टेंट टर्म मिलेगा। तो कांस्टेंट टर्म को हम लोग डिवाइड किए कोफिशिएंट ऑफ दैट डिग्री एक्स से, है ना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाले टर्म से। अगर यही मेरे पास 2 डिग्री का पॉलिनोमियल रहता तो सम ऑफ द रूट्स क्या होता, कोफिशिएंट ऑफ x, क्योंकि 2 डिग्री का पॉलिनोमियल था तो 1 डिग्री हम घटा दिए, तो ओवरऑल x का कोफिशिएंट होल डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। समझ में आ रहा है, और आगे में माइनस। क्लियर है, समझ में आ रहा है। इस तरीके से हम लोग फॉर्मूला को दिमाग में रख सकते हैं, याद करने का जरूरत हम लोग को नहीं है। समझ में आ रहा है, और नहीं तो फिर सीधा सीधा समझ जाइए, लीनियर पॉलिनोमियल जो भी होगा एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, उसमें रूट का वैल्यू माइनस बी बाई ए होगा, और ये माइनस बी बाई ए क्या है, माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स। इतना आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है। चलिए अब आते हैं हम लोग सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल के लिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अभी जैसा कि मैंने बताया, सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, और जैसे रूट्स का सम हो रहा है वैसे प्रोडक्ट भी तो हो सकता है अल्फा बीटा का, है ना। 2 केसेस पॉसिबल है, एक तो एडिशन और दूसरा मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लीकेशन जब हम करेंगे तो उसका वैल्यू क्या होगा, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग कोफिशिएंट ऑफ एक्स का पार्ट तो हो गया हमारा। जब भी हम लोग प्रोडक्ट में आएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार और अपना डिग्री को घटाएंगे। तो जब हम कोफिशिएंट ऑफ एक्स से एक बार और घटेंगे तो हमको क्या मिलेगा, कांस्टेंट टर्म होल डिवाइडेड बाय ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर सेम ही रहेगा। मतलब क्या है कि अगर सेकेंड डिग्री का इक्वेशन है या फिर हमारा सॉरी सेकेंड डिग्री का अगर हमारा पॉलिनोमियल है तो यहाँ पे ऑलवेज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है रहेगा। अगर लीनियर रहता तो हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स रहता, है ना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स रहता। सम ऑफ द जीरोस में नेगेटिव लगेगा, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस जब भी आएगा, ध्यान से देखिएगा, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इसका मतलब ये नहीं है ये अल्टरनेट सेगमेंट में चल रहा है, इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस में हमारा क्या होगा, ये पॉजिटिव सेक्शन होगा, है ना। पॉजिटिव सेक्शन होने के कारण इसमें क्या आया, कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म क्या है इसका, ध्यान से देखिए, कांस्टेंट टर्म है हमारा सी, है ना, कांस्टेंट टर्म हमारा क्या है, सी है, और साथ ही साथ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, ए है, तो ये क्या हो जाएगा, सी अपॉन ए। ठीक है, क्लियर है। सम ऑफ द रूट इसमें क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होगा, सी अपॉन ए। क्लियर है,
मान लेते हैं कि हम लोग के पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है 2x² + 5x + 6 मतलब इस तरीके से दे दिया है और हमको इसका रूट्स पता है, अल्फा और बीटा इसका रूट्स है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा -b/a और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा इंटू बीटा क्या होगा c/a। क्लियर है, समझ में आ रहा है? चलिए, तो 2 डिग्री पॉलिनोमियल का केस भी हमको समझ में आ गया। अब 3 डिग्री पॉलिनोमियल के केस को समझते हैं। 3 डिग्री पॉलिनोमियल में हम लोग को ध्यान क्या रखना है, पहले तो सबसे पहले हमारा एक्सप्रेशन किस तरीके का होगा, ax³ + bx² + cx + d, है ना, ax³ + bx² + cx + d। अब ध्यान से देखिए, सम ऑफ द रूट्स के बारे में जब हम बात करें, इसके पास मैक्सिमम 3 रूट्स हो सकते हैं। मान लेते हैं कि अल्फा, बीटा और गामा इसके रूट्स है। अगर इन तीनों का हम सम कर रहे हैं, अगर इन तीनों को हम ऐड कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सा बात है जो हमारा नंबरेटर में रहेगा उसका डिग्री क्या होगा, वो 1 डिग्री कम होगा ओवरऑल जो भी हमारा पॉलिनोमियल का डिग्री है। तो हम लोग 3rd डिग्री का पॉलिनोमियल था, तो टर्म कौन सा चुने, 1 डिग्री कम x² वाला। x² का कोफिशिएंट होल डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x³ से हम लोग रखेंगे और आगे में माइनस रहेगा सम ऑफ द रूट्स में। समझ में आ रहा है? सम ऑफ द रूट्स में माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x² हो जाएगा, क्योंकि 3rd डिग्री पॉलिनोमियल है, उससे 1 डिग्री हमको कम जाना है, उसका कोफिशिएंट लेना है। होल डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x³ करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा -b/a। कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है b और कोफिशिएंट ऑफ x³ क्या है a, तो ये ओवरऑल क्या आया -b/a आया। तो सम ऑफ द रूट्स ऑलवेज सभी केसेस में -b/a ही आ रहा है ना। कंडीशन ये है कि हमारा पॉलिनोमियल है वो a b c d इस फॉर्म में चले तो। क्लियर है? चलिए, अब फिर आ रहा है सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जब भी प्रोडक्ट का बात आएगा तो प्रोडक्ट 2 तरीके से हो सकता, एक तो 2 का प्रोडक्ट करे और सम कर दे, और दूसरा क्या, तीनों को प्रोडक्ट कर दे। जो रूट्स है उसको 2 को एक टाइम में ले, जैसे अल्फा बीटा लिए, फिर बीटा गामा लिए, फिर गामा अल्फा लिए, इन तीनों का सम कर दिए इस तरीके से, या तो फिर हम तीनों को मल्टीप्लाई कर दिए। तो इसके प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स में हमको क्या मिलेगा, 2 केस मिलेगा। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स में पहला केस ये रहेगा कि 2 एट अ टाइम में लेकर के जब हम ऐड कर रहे हैं तो क्या होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, 1 डिग्री घटेंगे कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x³। और हमेशा याद रखिएगा ये जो साइन है अल्टरनेट वाइज चलेगा। तो हमारा यहाँ पे नेगेटिव था सम ऑफ द रूट्स में, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स जो है टेकन 2 एट अ टाइम में हमारा क्या होगा, ये पॉजिटिव रहेगा, ये सेक्शन पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x होल डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x³। 1 डिग्री घटेंगे, x² से 1 डिग्री घट गए तो x आया, उसका कोफिशिएंट होल डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x³, तो ये क्या आ जाएगा c/a। क्लियर है, समझ में आ रहा है? उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, जब 3 को एक साथ ले रहे हैं तो हमारा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होगा, -d/a। -d/a का मतलब हम लोग फिर से यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x था, 1 डिग्री घट रहे, x से 1 डिग्री घटेंगे तो क्या होगा, कांस्टेंट टर्म है ना। यहाँ पे देखिए पहले तो 1 डिग्री घट के x² में आए, फिर 1 डिग्री घट के x में आए, अब x से भी 1 डिग्री घट जाएंगे तो क्या होगा, ओवरऑल कांस्टेंट टर्म में आ जाएंगे। तो कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ x² होगा, कोफिशिएंट ऑफ x³ होगा। डिवाइड हम किससे करते हैं, हमारा जो भी डिग्री होता है उसके कोफिशिएंट से। ठीक है, तो ओवरऑल कोफिशिएंट ऑफ x³ से हम लोग डिवाइड करेंगे, और अल्टरनेट साइन के हिसाब से, पहला वाला में माइनस था, दूसरे वाले में पॉजिटिव था, तो तीसरे वाले में फिर से क्या होगा, नेगेटिव आएगा, तो ये ओवरऑल -d/a हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है? तो ये फॉर्मूला हम लोग को ध्यान रखना होगा, तभी हम लोग आने वाले क्वेश्चंस को डील कर पाएंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोग को बस ये फॉर्मूलाज को सही तरीके से ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अभी जो है आप लोग इन फॉर्मूलाज को एक बार अच्छे से देख लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, इन फॉर्मूलाज से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो बने रहिएगा हमारे साथ, हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।